एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड होंगे मोल कंसेप्ट पे। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी मोल कंसेप्ट की, देखा था कि भाई मोल कंसेप्ट क्या होता है और अब उसी कंसेप्ट को और स्ट्रांग बनाने के लिए हम करने वाले हैं उस कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स। तो इस सेशन का टारगेट सेट हो गया है, तो फटाफट से अपने सेशन को भी कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन न्यूमेरिकल्स के साथ। अब देखो, मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप क्या करो, बस फॉर्मूलेस पुट करते जाओ, फॉर्मूलेज में वैल्यूज दी रहती हैं, गिवन वैल्यूज वो लगाते जाओ और आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप क्वेश्चंस को, सवालों को लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करो। लॉजिकली मतलब क्या कि हमने मोल कंसेप्ट में अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी है ना, उन सभी के बेसिस पे बिना फॉर्मूले का यूज करे हम थ्योरी से ही क्या कर लें, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लें। मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगी, लेकिन मेन मोटिव मेरा यह है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को लॉजिकली सॉल्व करना सीखो। उसका रीजन ये है कि फॉर्मूलाज का क्या है कि फॉर्मूलाज तो आप कभी हो सकता है कि एग्जाम में के टाइम पे आप भूल जाओ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरे 9th क्लास के सिलेबस में फॉर्मूलाज केवल इसी चैप्टर में है ना। आगे आप जब फिजिक्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें भी आपको फॉर्मूलेज देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो आप और कोई फॉर्मूला आप भूल जाओ, तो क्या होगा, m की जगह n की जगह एवोगैड्रो नंबर, कुछ भी कुछ हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को लॉजिकली सॉल्व करना सीखो, और इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पूरे फॉर्मूलाज की एक लिस्ट दे दूंगी जो कि मोल कंसेप्ट में लगते हैं, और उन फॉर्मूलाज के थ्रू मैं आपको यही वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करके बता दूंगी। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ये क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। 2 कंडीशंस दी गई हैं, दोनों में आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। पहली कंडीशन क्या है, 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। तो 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम के बराबर कितने मोल्स होते हैं, यह आपको कैलकुलेट करना है। अब जरा दिमाग लगाओ, जो हमने थ्योरी पढ़ी थी कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। सब्सटेंस यहाँ पे हमारा क्या है, हीलियम है। तो मैंने बोला कि मेरे पास क्या है, मेरे पास मैंने बोला कि 1 मोल ऑफ हीलियम है। ये 1 मोल ऑफ हीलियम किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ हीलियम हम बोलते हैं कि डैश फिल इन द ब्लैंक हीलियम एटम्स के बराबर होगा। यानी कि 1 मोल ऑफ हीलियम में कितने हीलियम के एटम्स आएंगे बताओ। तो आप इसको कैसे फिल करोगे भाई, 6.022 इंटू 10⁻23। हीलियम के 1 मोल में हीलियम के इतने सारे एटम्स आते हैं। ठीक है, अब अगर इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, 4 ग्राम, तो क्या ये मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। भाई आखिर ये 4 ग्राम आया कैसे है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हीलियम के अगर मैं एक एटम की बात करूं, हीलियम के अगर मैं एक एटम की बात करूं तो एक एटम का मास होता है 4u, और अगर मैं हीलियम के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात करूं तो इतने सारे एटम्स का मास पता है कितना होगा, 4 ग्राम होगा। देखने में तो ये 4u और 4 ग्राम न्यूमेरिकली बराबर लग रहे हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 4u क्या है, हीलियम के एक एटम का मास है, और 4 ग्राम क्या है, जब आप हीलियम के इतने सारे एटम्स लोगे ना तो इतने सारे एटम्स का कंबाइंड मास कितना होगा, 4 ग्राम होगा। तो इसी चीज को मैंने अपने इस सेंटेंस में उठा करके रख दिया। भाई हीलियम के 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, इतने एटम्स होते हैं, और हीलियम के इतने एटम्स का मास कितना है, 4 ग्राम है। ये 4 ग्राम है क्या, इस 4 ग्राम को हम बोलते हैं GAM, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास क्या है भाई, 4 ग्राम है। इतने एटम्स का इतना मास है। इतने एटम्स किसके बराबर हैं, 1 मोल के बराबर हैं। तो क्या मैं बोल सकती हूं कि हीलियम का
जो 1 मोल है वो किसके बराबर है? उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने बोल दिया कि भाई 4 ग्राम, ठीक है, 4 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने मोल्स आते हैं? 1 ही मोल आता है। तो 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम में कितने मोल्स आ जाएंगे? भाई ये जो हमने सेंटेंस लिखा है इसको हम कैसे समझेंगे कि 1 मोल ऑफ हीलियम में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हीलियम के एटम्स होते हैं और इतने सारे हीलियम एटम्स का मास होता है 4 ग्राम। ये 4 ग्राम क्या है? हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ हीलियम किसके बराबर है? भाई हीलियम के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। 4 ग्राम में कितने मोल आ गए हीलियम का? 1 मोल आया। तो 52 ग्राम में कितने मोल्स आ जाएंगे हीलियम के? अब क्या करोगे? x आ गया। अब इस x की वैल्यू हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। x गया 4 के पास, 52 गया 1 के पास, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 52 इंटू 1। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? 4 को RHS में भेज देंगे, वो भी कहाँ? डिनोमिनेटर में। तो ये कितना हो जाएगा? 52 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। कुछ इस तरीके का सही किया है ना हमने? हाँ। तो हमने बोला कि हीलियम के 4 ग्राम में कितने मोल आएंगे भाई? हीलियम के 4 ग्राम में हम बोलते हैं कि 1 मोल आएगा और 52 ग्राम्स में कितने मोल आएंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए 13 मोल्स आने वाले हैं। क्या इसके लिए मुझे कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ा? ये चीज मैंने कंसेप्ट में पढ़ी थी और इसी चीज के बेसिस पे मैंने अपना एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। मैंने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए, है कि नहीं? इजी था ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 है। इसको आप ऊपर कर लीजिएगा, 10 टू द पावर 23 है। नंबर ऑफ हीलियम एटम्स में अब हमें क्या करना है? इतने एटम्स में कितने हीलियम के मोल्स होंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। ये तो और भी आसान सवाल है। कैसे? वो भी हम बोलते हैं कि ऐसे हो जाएगा। हमने बोला कि 1 मोल ऑफ हीलियम एटम्स में 1 मोल ऑफ हीलियम में कितने हीलियम के एटम्स होते हैं? इतने होते हैं। तो मैंने क्या करा है? अब इस नंबर को मैंने डबल कर दिया है। डबल करके कितना हो गया? डबल करके हो गया 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इतने एटम्स में अब हीलियम के कितने मोल आ जाएंगे? 2, है कि नहीं? पहले में मैंने क्या किया? मैंने बोला कि 1 मोल ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब मैंने इस नंबर को डबल कर दिया। डबल होके कितना हो गया? 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 हो गया। तो जब 1 मोल में इतने होते हैं एटम्स, तो इन एटम्स की डबल क्वांटिटी कितने मोल्स में आएगी? डबल मोल में, यानी कि 2 मोल्स में। समझे? तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? फर्स्ट वाले का आंसर होगा 13 और दूसरे वाले का आंसर होगा 2। क्या इसके लिए मुझे कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ा? नहीं ना। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि पहले आप क्वेश्चंस को लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर इसके बाद में जैसे ही लॉजिकली सॉल्व करना सीख लोगे फिर मैं आपको फॉर्मूलाज एक्सप्लेन कर दूंगी और फिर हम क्या करेंगे? फॉर्मूलाज लगा करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। 13 और 2, ठीक है। तो 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम में कितने मोल्स आएंगे? 13 मोल आएंगे। और इतने नंबर ऑफ एटम्स में, हीलियम एटम्स में कितने हीलियम के मोल्स आएंगे? 2 मोल्स आएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं हो जाती हूँ स्क्रीन के बाहर और आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे ऑन द काउंट ऑफ 5, ओके। सो 5 4 3 2 एंड 1। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको 4 कंडीशंस दी गई हैं और चारों में आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या बोला गया है? 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। 0.5 मोल ऑफ N2 गैस का आपको मास कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं। यहां पे हमने लिया क्या है भाई? यहां पे हमने N2 गैस ली है। N2 का मतलब आप समझ रहे हो ना यहाँ पे क्या है? N2 का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास
मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का, ये N2 मतलब क्या है, N2 का मतलब है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। कैसे बना है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, दो एटम से। एक मॉलिक्यूल किससे बना है, दो एटम से मिलके बना है। नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, नाइट्रोजन के एक एटम का मास हम बोलते हैं होता है 14 U, और दूसरे का भी कितना हो जाएगा भाई, 14 U ही हो जाएगा। तो N2 मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा भाई, N2 का हो जाएगा 28 U। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान से समझा। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जो कि दो एटम से मिलकर बनता है। हर एक एटम का मास कितना होता है, 14 U। तो एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, 28 U। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसी को हम अप्लाई करते हैं। तो 1 मोल ऑफ N2 गैस, 1 मोल ऑफ N2 गैस में नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, बताओ मुझे जरा, फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया मैंने फिर से। 1 मोल ऑफ N2 गैस में, भाई गैस किसकी बनी होती है, मॉलिक्यूल्स की बनी होगी है। किसकी, कौन सी गैस है ये, N2 गैस है। तो N2 गैस किसकी बनेगी, मॉलिक्यूल्स की बनेगी, N2 मॉलिक्यूल्स की बनेगी। तो 1 मोल ऑफ N2 गैस में कितने N2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना, यही तो होगा। अब इस स्टेटमेंट के आगे मैं इज इक्वल्स टू करके एक और चीज लिख देती हूं। क्या लिख देती हूं मैंने लिख दिया 28 ग्राम्स। अब ये 28 ग्राम्स का क्या मतलब है भाई, मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास होता है 28 U। तो जब मैं नाइट्रोजन के इतने सारे मॉलिक्यूल्स ले लूंगी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स में ले लूंगी नाइट्रोजन के, तो इन सभी मॉलिक्यूल्स का मास कितना निकल के आएगा ग्राम्स में, 28 ग्राम। तो ये 28 ग्राम क्या है भाई, ये 28 ग्राम हम बोल देते हैं ये है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा था, ये क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ N2 में 1 मोल ऑफ N2 किसके बराबर होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 28 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 28 ग्राम में कितने मोल्स हैं भाई, 1 मोल्स हैं N2 के। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है 0.5 मोल्स में कितने ग्राम्स आ जाएंगे, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे। 0.5 गया 28 के पास, x गया 1 के पास, कितना हो जाएगा 28 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू x। 0.5 मतलब क्या होता है भाई, डेसिमल हटा दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 0.5 मतलब क्या होता है, आधा, 1/2। तो 28 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना आ जाएगा 14। इसका मतलब क्या हुआ कि N2 के आधे मोल में, समझ रहे हो क्या बोला मैंने, कि N2 के आधे मोल में आधा मोल किसके बराबर होगा, तो आपको जवाब होना चाहिए 14 ग्राम के बराबर होगा। कैसे मैंने कैलकुलेट किया, कोई फॉर्मूला मैंने नहीं लगाया है, मुझे सिर्फ इतना पता था कि एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल दो नाइट्रोजन के एटम से मिलकर बनता है, हर एक एटम का मास कितना होता है, 14 U होता है। तो एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, 28 U हो जाएगा। 1 मोल ऑफ N2 गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, N2 के इतने होते हैं। तो जब एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का मास इतना होता है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा, 28 ग्राम हो जाएगा। 28 ग्राम क्या है भाई, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तो हमने बोला कि 28 ग्राम में कितने मोल्स आए, 1 मोल आए। तो हाँ, तो आप इसको कैसे बोल सकते हो, यहाँ पे हमें मास कैलकुलेट करना है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 मोल में कितने ग्राम्स आए भाई, 28 ग्राम आए। तो आधे मोल में कितने आ जाएंगे, आधे मोल में हम बोलते हैं कि 28 का भी आधा यानी कि 14 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सभी को समझ में आया होगा। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, 0.5 मोल ऑफ N एटम्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे हम आधा मोल ले रहे थे किसका, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स का, यहाँ पे हम किसका मोल ले रहे हैं, N एटम्स का ले रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितने एटम्स होंगे नाइट्रोजन के, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा, पता है किसके, वो हो जाएगा
14 के। क्यों? क्योंकि भाई नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है कितना? 14 U। तो इतने सारे एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 14 ग्राम हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे भी हमें मास कैलकुलेट करना है, तो हमने बोला 1 मोल में कितना मास आ गया? 14 ग्राम आ गया। तो 0.5 मोल में कितना ग्राम आ जाएगा? तो x इज इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। 0.5 क्या होता है? 1/2। तो ये कितना आ जाएगा भाई? x इज इक्वल्स टू 7 ग्राम। यानी कि नाइट्रोजन के 0.5 आधे मोल में कितना मास आएगा? 7 ग्राम आएगा। आप इस क्वेश्चन को समझे कि नहीं? चाहो तो मैं से अच्छे से फिर से लिख देती हूं। मैंने क्या बताया था आपको? जो हमारा पहला वाला सवाल था, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें हमको 0.5 मोल ऑफ N2 बोल रहा था, लेकिन सेकंड वाले में हमसे सिर्फ नाइट्रोजन एटम्स की बात करी जा रही है। तो हम क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के कितने एटम्स होंगे भाई? नाइट्रोजन के हम बोलते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, जो कि किसके बराबर होगा? 14 ग्राम के। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 होता है। तो इतने सारे एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 14 ग्राम। तो हम बोल सकते हैं कि 1 मोल में कितना मास आया? 14 ग्राम। तो आधे मोल में कितना आ जाएगा? 14 का आधा कितना होता है? 7 ग्राम। ठीक है, अब आप इसका ले सकते हो स्क्रीनशॉट। इसके बाद में हम अपने थर्ड और फोर्थ पार्ट में आएंगे। तो ऑन द काउंट ऑफ 5 आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको सोल्यूशन चाहिए है तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 एंड 1। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड और फोर्थ पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है भाई? 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ n एटम्स में आपको क्या कैलकुलेट करना है भाई? मास कैलकुलेट करना है। कितने एटम्स में? इतने एटम्स में। और किसका कैलकुलेट करना है हमें? नाइट्रोजन एटम्स का। यहां पे भी हम बोलते हैं कि सेम रिलेशन फॉलो होगा। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का, नाइट्रोजन एटम्स का मास कितना था? 14 ग्राम। तो अब क्या करो? नंबर ऑफ एटम्स हाफ कर दो। 6.022 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 3.011 लिख दिया। तो अगर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास 14 है, तो आधे नंबर ऑफ एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है कि नहीं? ये भी इजी था। कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ा क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर भी हम बोलते हैं कि 7 होगा। फोर्थ क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। N2 मतलब क्या? एक मॉलिक्यूल जो कि 2 एटम से मिलकर बना है, नाइट्रोजन एटम से। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन एटम का एक मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा यहाँ पे हम बोलते हैं कितना? 28 U। तो इतने सारे नंबर ऑफ एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास होगा 28 U और इतने सारे एटम्स का मास कितना होगा? 28 ग्राम। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आया होगा। बड़ा इजी है। जो रिलेशन हम पढ़ते आ रहे हैं ना कंसेप्ट से, हम सिर्फ वही रिलेशन लगा रहे हैं। कोई हम एक भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमसे पूछा गया था कि N2 गैस के आधे मोल में कितना मास होगा, तो हमने बोला कि भाई 1 मोल ऑफ N2 गैस में N2 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे और उन सभी मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? 28 ग्राम होगा। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स हैं। नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास 28 U होता है। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? 28। तो एक मोल में 28 ग्राम आ रहा है, तो आधे मोल में 14 ग्राम आएगा। फिर इसके बाद में 0.5 मोल ऑफ N एटम्स। तो नाइट्रोजन के एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? इतने। एक एटम का मास कितना होता है? नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 U। तो इतने एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 14 ग्राम। तो एक मोल में अगर 14 ग्राम आ रहा है, तो आधे मोल में कितना आएगा? 14 का आधा, 7 ग्राम।
हमने बोला कि 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ n एटम्स का मास कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला कि भाई नाइट्रोजन के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास है 14 ग्राम। तो इस नंबर को आप आधा कर दो, एटम्स के नंबर का आप हाफ ले लो, 3.011 ले लो, तो उनका मास कितना हो जाएगा, 14 का आधा 7। फिर हमने बोला 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा। तो हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास 28 U होता है। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा, 28 ग्राम हो जाएगा, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या कैलकुलेट किया था, हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए थे। सेकेंड में हमने मास कैलकुलेट किया था, और अब थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि या तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने होंगे या यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने होंगे। कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट केस क्या है, 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स, यानी कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, फिर मैं एक रिलेशन लिख देती हूं, 1 मोल ऑफ सोडियम हैज डैश नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। खुद ही फिल करो इस फिलिंग द ब्लैंक्स को, क्योंकि सोडियम के एक मोल में सोडियम के कितने एटम्स होंगे भाई, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, है कि नहीं। अब सोडियम के एक एटम का मास कितना होता है, सोडियम का अगर मैं एक एटम लूं तो उसका मास कितना होता है पता है आपको, 23U। एक एटम का मास होता है 23U। तो अगर मैंने सोडियम के इतने सारे एटम्स ले लिए, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ले लिए, तो इतने सभी एटम्स का मास कितना हो जाएगा, इन सभी एटम्स का मास हो जाएगा 23 ग्राम्स, ठीक है। तो 23U और 23 ग्राम्स न्यूमेरिकली तो सेम है लेकिन है अलग अलग। 23U क्या है, सोडियम के एक एटम का मास, 23 ग्राम्स क्या है, सोडियम के इतने सारे एटम्स का मास। तो अब मैं क्या करूंगी, इसके बराबर पे मैं लिख दूंगी 23 ग्राम्स, यानी कि 1 मोल ऑफ सोडियम में इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और इतने नंबर ऑफ एटम्स का मास कितना होता है 23 ग्राम, जो कि क्या है भाई, ग्राम एटॉमिक मास है। तो हम बोल सकते हैं कि सोडियम के 23 ग्राम में एटम्स कितने आ रहे हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अगर मैंने इस मास को डबल कर दिया, डबल करने के बाद 23 का डबल क्या होता है भाई, 23 का डबल कितना होगा, 46। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, x, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 46 चला जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के पास, x चला जाएगा 23 के पास, कितना आ जाएगा भाई, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू कितना आ जाएगा 46 इज इक्वल्स टू कितना होगा भाई यहाँ पे, x इंटू 23। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम 23 को नीचे ले आएंगे, कितना हो जाएगा भाई ये 23। तो 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 2 कर दो तो कितना आ जाएगा भाई, आपका आंसर आ जाएगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी कि सोडियम के 46 ग्राम्स में सोडियम के कितने एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे। इतना कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें पता है कि 23 ग्राम सोडियम में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इतने। तो अगर हमने क्वांटिटी डबल कर दी, 46 ग्राम डबल हो गई, तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे किसमें, 46 ग्राम ऑफ सोडियम में, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड केस क्या है, 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में, 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे,
इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक और रिलेशन लिख देती हूँ। रिलेशन क्या है भाई, 1 मोल ऑफ O2 में, या आप इसको ऑक्सीजन गैस लिख सकते हो, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं। अब खुद ही सोचो, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, 16U, लेकिन यहाँ पे मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, O से काम नहीं चलेगा, अब मुझे O2 लेना पड़ेगा। तो एक का मास है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा भाई, 32 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, 32U, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। तो 32 ग्राम में मैं बोल रही हूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 है। तो 8 ग्राम में, ठीक है, 8 ग्राम में कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे। क्या करेंगे, फिर से इसको हम बोलते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 8 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x इंटू 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16। तो आप क्या करोगे, अब आपके पास कितना आया, 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल्स टू 4x आया। आप क्या करोगे, x को कैलकुलेट करने के लिए 4 को आप LHS में ले जाओगे 6.022 के नीचे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। समझे इस बात को, कैसे किया, सेम मैं वही रिलेशन ले रही हूं, एक ही चीज मैं यहाँ पे बोल रही हूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन गैस के O2 में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आएंगे। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का, एक एटम का मास होता है 16U, एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 32U, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। तो 32 ग्राम में अगर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आते हैं तो 8 ग्राम में कितने आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये तो और आसान है, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में कितने कार्बन एटम्स होंगे। तो भाई हमको पता है कि एक मोल में, कार्बन के एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होते हैं, कार्बन के एटम्स होते हैं। तो 0.5 मोल में, यानी सॉरी 0.1 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो 0.1 मोल में कितने एटम्स हो जाएंगे, फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये डेसिमल हटा दो, नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.6022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स होते हैं किसमें, कार्बन के 0.1 मोल में। इजी था ना, तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं हो जाती हूँ स्क्रीन के बाहर। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 5 4 3 2 एंड 1। आई होप सभी को ये तीनों ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब बारी आती है किसकी, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बोलते हैं ये रहा, पॉइंट कैलकुलेट द मास ऑफ। अब यहाँ पे हमें ये एनसीईआरटी का सवाल नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी के वो तीनों थे, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आप सबके लिए। कैलकुलेट द मास ऑफ, आपको मास कैलकुलेट करना है किसका, 0.5 मोल ऑफ सिल्वर। ठीक है, 0.5 मोल ऑफ सिल्वर का आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है। सिल्वर के एक एटम का मास, ठीक है, जो हमारे पास सिल्वर होता है उसके एक एटम का मास पता है कितना होता है, 108 U। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ सिल्वर में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे सिल्वर के, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, और एक एटम का मास कितना है, 108 U। तो इतने सारे एटम्स का मास कितना हो जाएगा, इतने सारे एटम्स का मास हम बोलते हैं कि 108 ग्राम हो जाएगा। पूछा क्या गया है
कि 0.5 मोल ऑफ सिल्वर में कितने सिल्वर के एटम्स होंगे। तो भाई दिख ही रहा है कि 1 मोल में हमको मिल रहे हैं कितने एटम्स, 108 एटम्स। सॉरी, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, मास पूछा जा रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि 1 मोल ऑफ सिल्वर में मास कितना आ रहा है, 108 ग्राम आ रहा है। तो आधे मोल में मास कितना आएगा भाई, आधे मोल में हम बोलते हैं कि x मास आएगा, ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू 108। 0.5 मतलब होता क्या है, 1/2, तो 1/2 इंटू 108 कितना आ जाएगा, 54 ग्राम्स। यानी कि 1 मोल ऑफ सिल्वर में मास कितना आया है, 108 ग्राम, तो आधे मोल में 0.5 मोल में कितना आ जाएगा, 54 ग्राम। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि 0.5 मोल ऑफ शुगर C12H22O11 में, ये क्या है, शुगर का एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, 0.5 मोल में आपको मास कितना आएगा वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आपके पास ये जो बड़ा सा एक मॉलिक्यूल है ना, इसका मास आप निकालो। कैसे निकालोगे भाई, कार्बन के एक एटम का मास होता है 12, यहाँ पे कितने लिए गए इस मॉलिक्यूल में, 12। तो कैसे निकालोगे, 12 इंटू 12 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 144। प्लस हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 22 होता है। तो 22 एटम का मास कितना हो जाएगा, एक एटम का मास होता है 1, तो 22 एटम का मास कितना हो जाएगा, 22। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, 16। इस मॉलिक्यूल में कितने लिए गए हैं, 11। तो हम क्या कर देंगे, 16 इंटू 11 कर देंगे, कितना आएगा, 1 6 6, 1 1 1, 1 6 6, 1 1 1, ये कितना आ जाएगा, 176। तो ऑक्सीजन के 11 एटम्स का मास आ जाएगा 176। ठीक है, टोटल कर लो, कितना हो जाएगा, 144 प्लस 22 प्लस 176, 6 प्लस 4 कितना होता है, 10, 10 प्लस 2 कितना होता है, 12। ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 2 8, 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14। तो ये कितना आ जाएगा, 342। यानी कि शुगर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना आया है भाई, 342 यू आया है ना। शुगर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना आया है, 342 यू आया है। तो अगर हम शुगर के, इधर पे लिख देती हूं मैं, 1 मोल ऑफ हमारे पास क्या है, शुगर है, और इस 1 मोल ऑफ शुगर में कितने शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल का मास कितना आया है, 342 यू। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास कितना आ जाएगा, 342 ग्राम्स आ जाएगा। तो एक मोल में कितना मास है, 342 है। तो आधे मोल में मास कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 342 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। अब 0.5 क्या होता है, मतलब आधा। ठीक है, 0.5 मतलब क्या होता है, आधा होता है। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेना, कितना आएगा भाई, 2 1 2, ठीक है, 2 7 14 और 2 1 2। तो हम बोल सकते हैं कि शुगर के आधे मोल में, ठीक है, शुगर के आधे मोल में हम बोलते हैं कि मास कितना आएगा, शुगर के आधे मोल में 171 ग्राम्स मास आएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को हुआ होगा क्लियर। इस सवाल में था क्या, बस हमें मास कैलकुलेट करना था। सिल्वर के आधे मोल में मास कितना होता है, तो एक मोल में मास भाई 108 होता है, 108 ग्राम होता है। तो आधे मोल में 108 का आधा 54 ग्राम हो जाएगा। फिर हम बोल रहे हैं कि आधे मोल ऑफ शुगर में कितना मास होता है, तो हमने बोला कि भाई जो एक हमारे पास शुगर का मॉलिक्यूल होता है, उस शुगर के एक मॉलिक्यूल का मास होता है कितना, 342 यू। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा, 342 यू। तो एक मोल में कितना मास आया, 342। तो आधे मोल में कितना मास आ जाएगा, 342 का आधा, यानी कि 171 ग्राम्स। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ले लो, मैं हो जाती हूं स्क्रीन के बाहर। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 5 4 3 2 एंड 1। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो भाई अब क्या करें, इस सेशन की कहानी बस यहीं तक की थी। मैंने आपको लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा दिया है। अब नेक्स्ट सेशन में मैं आपको
जो फॉर्मूलाज के थ्रू सोल्यूशन किया जाता है ना, वो मैं आपको सिखा दूंगी, ठीक है। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स ही वहाँ पे आपको होंगे, नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर